सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने राष्ट्रपति को कंप्लीट कर लिया है और राष्ट्रपति जो थे वो हम लोग भाग 5 को शुरू किए थे, जिसमें संघ की कार्यपालिका को देख रहे थे और संघ की कार्यपालिका में हमने राष्ट्रपति को कंप्लीट कर लिया है। अगला आते हैं उपराष्ट्रपति, फिर पीएम थे प्लस मंत्रिपरिषद और इसके अलावा हम लोग के महान्यायवादी। तो ये सभी मिलकर संघ की कार्यपालिका का निर्माण कर रहे थे, जिसमें से राष्ट्रपति कंप्लीट हो चुका है। राष्ट्रपति की जितनी शक्ति है वो सारा चीज़ हम लोग देख लिए हैं। आज के क्लास में हम लोग उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी इनको भी कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद संघ की कार्यपालिका भी खत्म हो जाएगी। तो भारत का उपराष्ट्रपति, तो फिर से कि यहाँ पे आर्टिकल्स को ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे चीज़ों को समझना है, क्योंकि फिर से आर्टिकल्स लास्ट में याद करा दिया जाएगा। आर्टिकल शुरू होता है 63 से। तो उपराष्ट्रपति को अगर देखा जाए, उपराष्ट्रपति तो ये जो ऊ है ये भी 3 जैसा दिखता है, तो पकड़ में आ जाएगा कि ये 63 से शुरू होता है, क्योंकि 52 से राष्ट्रपति शुरू होते हैं और 63 से उपराष्ट्रपति शुरू होगा। तो बस यही हम लोग याद रखना है कि 63 से राष्ट्रपति शुरू होते हैं, बाकी सारे आर्टिकल्स याद हो जाएंगे। तो अनुच्छेद 63 में क्या है कि भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे और उपराष्ट्रपति के पद यूएसए के संविधान से लिया गया, जबकि राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया। ये ध्यान देना ये सब। तो आर्टिकल 63 में क्या है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होंगे जिनका पद कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से लिया गया, जबकि महाभियोग जो था वो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो था वो यूएसए से लिया गया और राष्ट्रपति के पद ब्रिटेन से लिया गया। अनुच्छेद 64 में क्या है कि राष्ट्रपति जो होंगे उपराष्ट्रपति जो होंगे वे राज्यसभा के, ये राज्यसभा है, राज्यसभा जैसे कि ये क्या था हम लोग संसद भवन, ये संसद भवन हो गया। अब संसद भवन में 2 सदन, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो जो उपराष्ट्रपति होंगे वे राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। पदेन सभापति मतलब क्या हो गया कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति होंगे वे राज्यसभा के सभापति होंगे। तो ध्यान देना है कि राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति दोनों सेम है, पद का नाम अलग अलग है। तो राज्यसभा के सभापति कौन होंगे, तो उपराष्ट्रपति होंगे, और ये भी क्या है अमेरिकी प्रथा के अनुसार ही है। फिर अनुच्छेद 65 में क्या दिया गया है कि अगर राष्ट्रपति एब्सेंट है किसी कारणवश, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति जो होंगे वे राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। तो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे और उपराष्ट्रपति क्या होते हैं राज्यसभा के सभापति होते हैं, तो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करेंगे तो ऐसी स्थिति में वे सभापति के कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे और न ही वे राज्यसभा के सभापति होने के नाते उनको जो भी वेतन भत्ते मिलते हैं उनके हकदार होंगे। तो ये ध्यान देना है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो ऐसी स्थिति में सभापति होने के नाते उन सभापति के कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे और प्लस उनको जो भी सभापति होने के नाते जो भी वेतन भत्ते मिलते हैं वे भी नहीं मिलेंगे। और क्या है कि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति होने के लिए वेतन भत्ता नहीं मिलता, बल्कि राज्यसभा के सभापति होने के लिए वेतन भत्ता दिया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। तो उपराष्ट्रपति आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति के कार्य करेंगे। फिर योग्यता, तो योग्यता एक होना चाहिए भारत का नागरिक होना चाहिए, जो कि राष्ट्रपति के लिए थे भी। फिर 35 वर्ष की आयु सेम चाहिए राष्ट्रपति के लिए। अब कि राष्ट्रपति में क्या था कि लोकसभा के सदस्य चुने जाने के योग्य होने चाहिए थे, जबकि उपराष्ट्रपति क्या है राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, यानी कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सदस्य चुना जाने योग्य होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। हम लोग पढ़े भी थे कि लाभ का पद का एग्जैक्टली डेफिनेशन नहीं था, लेकिन वहाँ मेंशन था कि कौन कौन सा पद लाभ का पद में नहीं होगा। तो इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति या फिर जो भी मंत्री हैं ये सभी आ जाते हैं। अब एक ही उपराष्ट्रपति पद के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए। तो हम लोग राष्ट्रपति में देखे थे कि राष्ट्रपति पद के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए, यानी कि 50 ऐसा व्यक्ति जो कि राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार का नाम प्रस्तावित करते थे वही प्रस्तावक थे, और अनुमोदक कौन हो गए, तो वह व्यक्ति जो उस प्रस्ताव का समर्थन देते थे। तो राष्ट्रपति के लिए कितने प्रस्तावक, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक अनिवार्य है। इसके अलावा सेम चीज़ वहाँ पे था कि राष्ट्रपति आरबीआई के पास 15,000 रुपया जमा करवाते हैं
और अगर कुल वोट का 1/6 वोट अगर उनको नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में उनकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। सेम चीज़ है क्या उपराष्ट्रपति के साथ, ये भी क्या करते 15,000 रुपया RBI के पास जमा कराएंगे। फिर अनुच्छेद 66 आता है जिसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में दिया गया है। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी राष्ट्रपति की भांति होता है अप्रत्यक्ष तरीके से। अप्रत्यक्ष मतलब क्या होता है कि इसमें जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेती है, क्योंकि हम लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में देखें कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी जनता डायरेक्ट भाग नहीं ले रही थी, बल्कि लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राज्यों की जो विधानसभा थी, इसके अलावा दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले रहे थे। यानी कि वो क्या था अप्रत्यक्ष निर्वाचन था, जनता डायरेक्ट भाग नहीं ले रहा, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल हो रहे थे। उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी हम लोग भाग नहीं लेते हैं, बल्कि हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, यानी कि यही क्या है अप्रत्यक्ष। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से होता है। लेकिन राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल ये वाला हो गया और उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है उसको देखते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया और राज्यों की विधानसभा, इसके अलावे जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, यहाँ की विधानसभा के मनोनीत सदस्य को छोड़कर जो भी निर्वाचित सदस्य होंगे वे शामिल होंगे। ये था राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। जबकि उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ यही दोनों के लोकसभा और राज्यसभा के दोनों निर्वाचित भी और मनोनीत भी, ये दोनों सदस्य शामिल होंगे। यानी कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से भिन्न है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत, जबकि राष्ट्रपति में मनोनीत नहीं था। तो यहाँ पे निर्वाचित और मनोनीत ये दोनों सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे, ये ध्यान देना। इसके अलावा राज्य की जो विधानसभा होगी ये भी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और राष्ट्रपति का निर्वाचन भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत के द्वारा संपन्न होता है, जैसा कि राष्ट्रपति में होता था। फिर एक राष्ट्रपति का कार्यकाल, तो राष्ट्रपति जब से पद ग्रहण करेंगे तब से उनका कार्यकाल 5 वर्ष तक का होगा और राष्ट्रपति अपने कार्यकाल पूरा होने से पहले भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। यानी कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देंगे। ये सब क्वेश्चन पूछता है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो ये सब ध्यान रखना है। फिर कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता है और महाभियोग की प्रक्रिया में देख लें पूरा कि सबसे पहला कि महाभियोग जो होगा वो लोकसभा या फिर राज्यसभा कहीं से भी पारित हो सकता है, लोकसभा या फिर राज्यसभा, इन दोनों जगह में से कहीं से भी महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। कंडीशन क्या था कि सदन के टोटल सदस्य का 1/4 सदस्य का सहमति होना चाहिए और 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस मिलना चाहिए। उसके बाद जाके ये प्रस्ताव राज्यसभा में, अगर राज्यसभा से शुरू हो रहा है तो राज्यसभा में लाया जाएगा और टोटल सदस्य का 2/3 सदस्य अगर सहमत है तो ऐसी स्थिति में इसको राज्यसभा से पारित माना जाएगा और फिर जाएगा लोकसभा, और लोकसभा में भी 2/3 सदस्य अगर सहमत है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी और राष्ट्रपति पद से हट जाएगा। तो सेम प्रोसेस उपराष्ट्रपति के लिए भी है कि उपराष्ट्रपति पर भी महाभियोग, मतलब कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया आवश्यक नहीं होती है, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वे राज्यसभा के सभापति होते हैं, इनको लोकसभा से मतलब नहीं है। तो अगर राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं वे संकल्प पारित करके पूर्ण बहुमत के द्वारा ये साबित कर देते हैं कि वे उपराष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं, तो उपराष्ट्रपति सामान्यतः हट जाएगा। इनके लिए महाभियोग जैसी लंबी प्रोसेस की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कंडीशन क्या है कि उपराष्ट्रपति को भी हटाने के लिए 14 दिन पूर्व नोटिस देना होगा। हालांकि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान में कोई प्रोसेस के बारे में मेंशन नहीं है। फिर एक उपराष्ट्रपति पद की रिक्तता, तो कब कब खाली होगा, तो जब 5 वर्ष का कार्यकाल है वो खत्म हो जाएगा, या फिर उपराष्ट्रपति त्यागपत्र दे देते हैं, या फिर बर्खास्त कर दिए जाते हैं महाभियोग की, मतलब कि राज्यसभा के द्वारा संकल्प पारित करके, या फिर मृत्यु हो जाती है, या फिर निर्वाचन को अवैध घोषित कर देते हैं। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से उपराष्ट्रपति का पद खाली रह जाता है। अब क्या है कि पद रिक्तता का कारण यदि उसके कार्यकाल का समाप्त होना हो तो कार्य पूर्णता से पहले ही चुनाव कराकर नए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कराना चाहिए। यानी कि 5 साल का अगर कार्यकाल है और 5 साल के कार्यकाल के बाद उपराष्ट्रपति अपने पद से हट जाएंगे तो 5 साल से पहले ही नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाना चाहिए। फिर अगला है कि मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन या फिर अन्य किसी कारण से पद रिक्तता के संदर्भ में शीघ्र चुनाव कराना चाहिए और नया उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए अपने पद पर बना रहेगा। इससे हम चीज़ें कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति
राष्ट्रपति हो या फिर उपराष्ट्रपति। अगर बीच में किसी कारणवश इनकी मृत्यु हो जाती है या फिर ये हट जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो नए राष्ट्रपति बनते हैं या फिर उपराष्ट्रपति बनते हैं वे 5 वर्ष के लिए बनते हैं, ये ध्यान देना। बाकी बचे कार्यकाल के लिए नहीं, बल्कि ये पूरे 5 वर्ष के लिए बनते हैं। फिर अगला है उपराष्ट्रपति का शपथ। तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति या फिर उनके द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति दिलाएंगे उपराष्ट्रपति को शपथ। जबकि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अगर वे एब्सेंट रहेंगे तो उनमें से जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वे राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएंगे? तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देंगे? तो उपराष्ट्रपति को देंगे। ये हो गया हम लोग का उपराष्ट्रपति। तो एक बार हम लोग फिर से उपराष्ट्रपति को देख लेते हैं और साथ ही आर्टिकल्स को भी हम लोग देख लेते हैं, कैसे याद रखा जाएगा। तो इसके लिए है उसरा निकाह चूस। तो ये ऊ फॉर समझ सकते हैं क्या? उपराष्ट्रपति हो जाएगा। पकानी कोका द्योदशम, ये किसके लिए था? राष्ट्रपति के लिए था। ऊ से हो जाएगा उपराष्ट्रपति, तो उसरा निकाह चूस। और ऊ कैसा दिख रहा? 3 जैसा दिख रहा है, तो ये शुरू होगा आर्टिकल 63 से शुरू होगा। तो ये आर्टिकल 63, ये 64, ये 65, ये 66, 67, 68 और ये हो जाएगा 69। यानी कि आर्टिकल 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया। उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया। और ये पद कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया। फिर 100 से क्या हो जाएगा? तो राज्यसभा का सभापति। यानी कि आर्टिकल 64 में क्या दिया गया है कि जो उपराष्ट्रपति होंगे वे राज्यसभा के सभापति होंगे। फिर आर्टिकल 65 में क्या है? रा। तो रा फिर क्या हो जाएगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति। अर्थात आर्टिकल 65 में ये मेंशन है कि अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे तो ऐसी स्थिति में वे राज्यसभा के सभापति नहीं होंगे। और साथ ही साथ राज्यसभा के सभापति होने के नाते उन्हें जो भी वेतन भत्ता मिलता है वो भी नहीं मिलेंगे। तो ये हो गया अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 66, इसमें क्या? निर्वाचन। नीचे क्या हो जाएगा? निर्वाचन। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी राष्ट्रपति की भांति ही होता है। इसके निर्वाचक मंडल कौन कौन शामिल होंगे? तो लोकसभा और राज्यसभा, यही दोनों, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत, ये दोनों सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होंगे। फिर अनुच्छेद 67 में क्या है? का से क्या हो जाएगा? कार्यकाल। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष का है? 5 वर्ष का है। लेकिन समय से पूर्व ही उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं, या फिर समय से पूर्व राष्ट्रपति पर राज्यसभा के द्वारा संकल्प पारित करके उनके पद से हटाया जा सकता है। बशर्ते कंडीशन क्या है कि 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को नोटिस देना होगा। तो ये हो गया आर्टिकल 67। आर्टिकल 68 क्या हो जाएगा? तो इसमें क्या हो जाएगा? 68 में चुनाव का समय के बारे में बात किया गया। चुनाव का समय। तो इससे मुख्य रूप से क्या देखें हम लोग कि अगर उपराष्ट्रपति का पद अगर खाली होता है तो कब खाली होगा? 5 वर्ष की समाप्ति पर, या फिर त्यागपत्र दे दिए, या फिर बर्खास्त कर दिए गए। और साथ ही साथ क्या होगा? अगर खाली है तो ऐसी स्थिति में यथाशीघ्र चुनाव करा लेना है। फिर आगे हम लोग का अनुच्छेद 69, इसमें क्या? 100 फॉर शपथ। तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएंगे? हमारे राष्ट्रपति दिलाएंगे। तो ये हो गया हम लोग का उपराष्ट्रपति से संबंधित सारे आर्टिकल्स और उपराष्ट्रपति भी समाप्त। अच्छा, और एक चीज़ ध्यान देना है क्या कि यही सारा चीज़ फिर से मेंस में देखने को मिलेगा। तो प्रीलिम्स में आर्टिकल्स पूछ सकता है, कार्यकाल पूछ सकता है, योग्यता पूछ सकता है, बाकी मेंस में उपराष्ट्रपति के बारे में पूछेगा, तो यही सारा चीज़ फिर से लिखना है। तो अब देख लेते हैं कि उपराष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्ति है और क्या क्या कार्य हैं। तो उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कार्य। एक चीज़ क्या है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, यानी कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति होंगे वे राज्यसभा के सभापति होंगे। और इसके ना होने पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के किसी सक्षम सदस्य को राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। अब है कि शक्ति और कार्य क्या है।
तो जिस प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति होती है, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में जब लोकसभा पढ़ेंगे तो जब जिस प्रकार से लोकसभा के अध्यक्ष की शक्ति होती है उसी प्रकार से राज्यसभा में सभापति की शक्तियाँ होती है। अब आगे क्या है कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति का पद खाली है, तो ऐसी स्थिति में जो उपराष्ट्रपति होंगे वे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, जिसके बारे में आर्टिकल 65 में दिया गया है। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो वे राज्यसभा के सभापति नहीं होंगे, और चूंकि वे राज्यसभा के सभापति नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा के सभापति होने के नाते उनको जो भी वेतन भत्ते मिलते हैं वे सभी नहीं मिलेंगे। प्लस अब क्या है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है तो वे अधिकतम 6 महीना तक ही कार्य कर सकते हैं, और 6 महीना के भीतर ही नया राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना तय रहता है। तो ये ध्यान रखना है कि जो उपराष्ट्रपति होंगे वे कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं, तो 6 महीने तक। अब एक उपराष्ट्रपति की उपलब्धि क्या है, तो इनके लिए कोई भी परिलब्धियों की कोई व्यवस्था नहीं है। प्लस जो वेतन भत्ता मिलता है वो राज्यसभा के सभापति होने की वजह से मिलता है, और उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। और जब वे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो राष्ट्रपति को जो वेतन भत्ता मिलता है वही वेतन भत्ता सेम टू सेम उनको भी दिया जाएगा। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में क्या है, तो अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा। सेम टू सेम था राष्ट्रपति के लिए कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई की जाएगी, और न्यायालय का जो निर्णय होगा वही क्या होगा, सर्वमान्य होगा। फिर एक उपराष्ट्रपति के चुनाव को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है, और यदि न्यायालय द्वारा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को अवैध घोषित किया जाता है तो इस घोषणा से पूर्व उपराष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य अवैध घोषित नहीं होंगे बल्कि प्रभावी रहेंगे, जैसा कि राष्ट्रपति में था। तो ये हम लोग का जो राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति की क्या क्या कार्य शक्ति है वो सारा कंप्लीट हो गया। सॉरी, उपराष्ट्रपति का जो भी कार्य शक्ति है वो सारा चीज़ कंप्लीट हो गया। अब अगले आते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री। तो संसदीय शासन व्यवस्था भारत में है जिसमें राष्ट्रपति शासन के संवैधानिक प्रधान होते हैं, औपचारिक प्रधान होते हैं, नाम मात्र के प्रधान होते हैं। देखिए वास्तविक प्रधान कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं, और राष्ट्रपति क्या होते हैं, उन्हीं के नाम पर शासन चलता है। परंतु प्रधानमंत्री शासन का प्रशासनिक प्रमुख होता है जो कि शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करता है। यानी कि राष्ट्रपति के नाम पर सारी शक्ति होती है लेकिन इनका वास्तविक प्रयोग प्रधानमंत्री करते हैं। तो आर्टिकल 75(1) में क्या दिया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान। तो ये पिछले लेक्चर में देखे थे, ये प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है बल्कि जो प्रधानमंत्री होते हैं ये भी सामान्य सांसद की तरह ही लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, और उन्हीं सांसद में से एक व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं। अर्थात राष्ट्रपति संसदीय व्यवस्था के लिए संसदीय व्यवस्था के अनुसार लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। जैसे कि अगर हम बीजेपी की बात कर ले तो बीजेपी को बहुमत मिला हुआ है, गठबंधन का सरकार है चाहे जो भी है, अगर बीजेपी को बहुमत मिला हुआ है तो यहाँ पे जो बहुमत दल का जो नेता होगा, जैसे कि नरेंद्र मोदी थे, तो नरेंद्र मोदी भी एक सांसद के रूप में ही लोकसभा में चुनकर आए थे। उसके बाद राष्ट्रपति, चूँकि बहुमत दल के नेता है मोदी, इसीलिए उनको प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं। लेकिन अगर स्पष्ट बहुमत नहीं है तो ऐसी स्थिति में हम लोग पढ़े थे क्या कि राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग करेंगे और जो सबसे बड़ा दल होंगे उनके जो नेता होंगे उनको प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करेंगे और उनको प्रधानमंत्री नियुक्त कर देंगे। उसके लिए शर्त क्या है कि जो नियुक्त प्रधानमंत्री है वो 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करना होगा कि उनके पास स्पष्ट बहुमत है जितना कि प्रधानमंत्री बनने के लिए होना चाहिए। अब है कि 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि वह व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकेगा जो 6 माह के अंतर्गत संसद के किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त कर ले। यानी कि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है चाहे वो संसद हो या नहीं हो। कंडीशन क्या हो गया कि 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि कोई भी व्यक्ति पीएम बन सकता है, बशर्ते कंडीशन क्या है कि पीएम बनने के 6 महीने के भीतर उसको किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी, यानी कि लोकसभा या फिर राज्यसभा किसी भी सदन में उनको 1 सीट जीतना होगा। और संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदन में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, परंतु संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत अगर परंपराओं की बात करें तो उसे लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। लेकिन इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह ये सब राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी पीएम बन चुके हैं। अब है कि प्रधानमंत्री का शपथ, तो प्रधानमंत्री को उनके पद और गोपनीयता के शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को कौन दिलाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति। और पीएम को भी शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। ये सब ध्यान रखना है।
अब है कि प्रधानमंत्री की पदावधि क्या है। तो जो प्रधानमंत्री होते हैं वे राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न कार्य करते हैं। अब राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न कार्य करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति जब चाहेंगे प्रधानमंत्री को हटा देंगे। अगर राष्ट्रपति ऐसा तभी कर सकते हैं जब प्रधानमंत्री को लोकसभा में अपना बहुमत नहीं रहता है। अगर लोकसभा में बहुमत है तो प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, अन्यथा बहुमत नहीं होने की स्थिति में राष्ट्रपति उनको हटा देंगे। तो बहुमत है तो ऐसे में उनका कार्यकाल कितना वर्ष का हो जाता है, 5 वर्ष का। तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना हो गया, 5 वर्ष का हो गया। लेकिन अगर बहुमत नहीं है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उसको उनके पद से हटा सकते हैं। और उसके पहले यदि प्रधानमंत्री चाहे तो वे अपना त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकते हैं। और अगर प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देते हैं तो ऐसी स्थिति में पूरी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त होना पड़ेगा। और यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो भी पूरी मंत्रिपरिषद बर्खास्त होगी, क्योंकि मंत्रिपरिषद का निर्माण ही प्रधानमंत्री के आधार पर होता है। अब कि सामान्यतः प्रधानमंत्री को वही वेतन व भत्ते मिलते हैं जो एक संसद सदस्य को प्राप्त होता है। यानी कि जो एक सांसद को जो वेतन भत्ता मिलता है, पीएम को भी सेम वेतन भत्ता मिलता है, क्योंकि ये पीएम खुद क्या होते हैं, पहले एक सांसद होते हैं, उसके बाद यही सांसद क्या बन जाते हैं, पीएम बन जाते हैं। तो सिंपल सा है कि जो सांसद को जो वेतन भत्ता मिलता है, यानी कि संसद के सदस्य को जो वेतन भत्ता मिलता है वही पीएम को भी मिलता है। इसके अलावा व्यय विषयक भत्ता, स्वास्थ्य सुविधा आदि भी पीएम को प्राप्त होते हैं। अब आगे है प्रधानमंत्री की शक्ति और कार्य। तो अगर भारतीय संविधान का बात किया जाए तो भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की शक्ति का उल्लेख नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख किया गया है। इसलिए व्यवहारिक रूप से राष्ट्रपति की शक्ति का प्रयोग कौन करते हैं, तो प्रधानमंत्री ही करते हैं। अब कि प्रधानमंत्री की कुछ प्रमुख शक्तियाँ एवं कार्य निम्नलिखित हैं। तो जैसे कि मंत्रिपरिषद के संदर्भ में तो प्रधानमंत्री भी एक मंत्री ही होता है, परंतु वह अपने समकक्ष मंत्रियों में प्रधान होता है। तभी बताएं कि जो पीएम होते हैं उनको भी सबसे पहले क्या बनना पड़ता है, सांसद बनना पड़ता है। और यही सांसद क्या होते हैं, मंत्री बनते हैं। और यही सांसद में से कोई एक सांसद क्या बनेंगे, पीएम बनेंगे। यानी कि पीएम जो होंगे वे सभी के पैरेलली होंगे, यानी कि समकक्ष तो सबके मतलब कि प्रधानमंत्री भी क्या होंगे, एक मंत्री होंगे, लेकिन समकक्ष मंत्रियों में सबसे प्रधान कौन होंगे, तो पीएम होंगे। फिर क्या है कि कौन सा मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिलना चाहिए, ये सब कौन डिसीजन लेते हैं, तो प्रधानमंत्री ही लेते हैं। फिर कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है और उनको दिशा निर्देश भी देते हैं। फिर क्या है कि प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति से उसके बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। यानी कि प्रधानमंत्री को लगेगा कि इस मंत्री को उनके पद से हटाना है तो त्यागपत्र दिलवा सकते हैं, या फिर राष्ट्रपति को बोलकर उनको बर्खास्त करने की सलाह भी दे सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री स्वयं त्यागपत्र देते हैं तो ऐसी स्थिति में पूरी मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाएगी। और मंत्रिपरिषद और उसके प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद मिलकर नीति निर्धारक की अहम भूमिका का भी निर्वहन करते हैं। तो ये सारा हो गया मंत्रिपरिषद के संदर्भ में प्रधानमंत्री की जो भी शक्ति है। अब राष्ट्रपति के संबंध में, तो राष्ट्रपति के संबंध में क्या है, तो अनुच्छेद 68 में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति से संबंधित प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। संघ के प्रशासन और विधान से संबंधित ऐसी सूचनाओं को प्रदान करे जिसकी राष्ट्रपति मांग करे। यानी कि राष्ट्रपति को कोई भी यूटी नहीं, यानी देश के प्रशासन या फिर विधान से संबंधित जो भी सूचना है उनको अगर राष्ट्रपति अपने सामने मतलब खुद मांग रहे हैं तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री को सूचना प्रदान करना होगा। फिर क्या कि ऐसा कोई भी विषय हो जिस पर मंत्री के द्वारा निर्णय लिया गया है लेकिन मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपेक्षानुसार उस विषय को प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सामने रखें। फिर क्या है कि राष्ट्रपति जो है वे प्रधानमंत्री के सलाह व परामर्श पर ही बहुत सारे अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं, जैसे कि पढ़े थे भारत के महान्यायवादी, फिर नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, आर्टिकल 148, ये हो गया हम लोग आर्टिकल 76 हो गए। और फिर संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं उनके सदस्य, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं उनके सदस्य, तो इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर ही करते हैं। तो ये सारा हो गया राष्ट्रपति के संबंध में। फिर है कि प्रधानमंत्री की शक्ति संसद के संबंध में क्या है। तो प्रधानमंत्री ही क्या होते हैं, लोकसभा का नेता होते हैं। फिर क्या है कि राष्ट्रपति को सत्र आहूत करने और सत्रावसान करने से संबंधित परामर्श में कौन देते हैं, तो प्रधानमंत्री ही देते हैं। लोकसभा को विघटन करना है तो इससे संबंधित सिफारिश भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही राष्ट्रपति से की जाती है। फिर जो भी नीति होती है उसकी घोषणा भी कौन करते हैं, प्रधानमंत्री ही करते हैं। और विपक्ष के द्वारा उचित दिशा निर्देश
जो वो ठीक समझे उसको शामिल करने का भी प्रयास कौन करते हैं, तो प्रधानमंत्री ही करते हैं। तो लोकसभा में वो विपक्षी दलों की बात को सुनकर जनता की इच्छाओं के अनुरूप कार्य करने की नीति अपनाते हैं। तो ये सारा चीज़ हो गया प्रधानमंत्री की संसद संबंधी पावर। अब आता है अन्य शक्तियाँ एवं कार्य। तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। इसके साथ साथ राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद और राष्ट्रीय एकता परिषद के भी अध्यक्ष होते हैं। तो इन सभी के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री एक तरफ जहाँ केंद्र सरकार का मुखिया होता है, तो दूसरी तरफ राष्ट्र की विदेश नीति को भी मूर्त रूप प्रदान कर देश के विकास को समुचित अवसर प्रदान करता है और आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का सर्वेसर्वा होता है। और इस प्रकार से जो भी प्रधानमंत्री की जितनी भी शक्तियाँ हैं, जो भी कार्य हैं, वो खत्म हो गया। उपराष्ट्रपति खत्म हो गया। यानी कि अगर हम लोग संघ की कार्यपालिका की बात करें तो राष्ट्रपति खत्म, उपराष्ट्रपति खत्म और पीएम, इतना खत्म हो गया। बच क्या गया, मंत्रिपरिषद बच गया और महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल बच गया। तो आने वाले लेक्चर्स में उसको भी ख़त्म कर लिया जाएगा। इसके PDF से संबंधित जो भी इंक्वायरी करनी है वो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, 62061977। और प्लस टेलीग्राम चैनल पर आप ऐड हो सकते हैं, जहाँ पर क्लास से संबंधित जानकारी और कुछ PDF भी आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।